Hello everyone, welcome to an academy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zedi from लखनऊ। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जीएस से रिलेटेड है। जीएस से या आप करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं, या वो ऐसी चीज़ है जो आप हिस्ट्री से भी जोड़ के देख सकते हैं और पॉलिटी से भी। ऐसा टॉपिक लिया है करंट का, लेकिन वो हिस्ट्री और पॉलिटी से भी जोड़ के देखा जा सकता है और थोड़ा बहुत इंग्लिश से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो अब इस तरह का टॉपिक ही है, तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा लॉकडाउन से रिलेटेड है। अब लेकिन लॉकडाउन से कैसे हम लोग रिलेट करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से, वो देखना है। और अन अकेडमी पे आपको इस तरह के बहुत कोर्सेज मिलेंगे। अभी तक आप लोग इंग्लिश का क्लास करते आए हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, 2 महीने से इंग्लिश की क्लासेस आप कर रहे थे। अब लेकिन करंट अफेयर्स की भी और हिस्ट्री की भी क्लासेस होंगी यहाँ पर भी, और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब पे भी और अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, और जो पेड बैच है वो भी आप कर सकते हैं। अब ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स में क्लासेस मिलते हैं अन अकेडमी पे। उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आप कोई भी बैच अगर ज्वाइन करें, कोई पेड बैच आप अगर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस फिर उनको आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। थोड़ा सा चेक कर लें इसे। हाँ, तो लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके अलावा आपको डाउट सेशन मिलते हैं, ये सब पेड बैच ज्वाइन करने पे। डाउट सेशन अलग से होते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन है, आप उसकी कोई आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, तो उसकी फोटो खींच के किताब से या किसी भी जगह से, जो प्रीवियस पेपर हो, उसकी आप फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। टीचर उसे लाइव क्लास में डिस्कस करा देते हैं। ये सब आपको बेनिफिट्स पेड बैच में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी आपको, हर सब्जेक्ट के टीचर्स मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो उस कोर्स के जितने भी टीचर्स हैं, उस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, सब आप पढ़ सकते हैं। तो एक किसी सब्जेक्ट की आपको फीस नहीं देनी है, ऑल सब्जेक्ट्स की फीस देनी है। और एक ही सब्जेक्ट के कई कई टीचर्स अन अकेडमी पे होते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं अलग अलग फील्ड से। हर फील्ड से हर अपने सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को अन अकेडमी ने अपने साथ जोड़ा है। तो और आप टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये सब आपको मिलेंगी। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। ये सब पाने के लिए आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा। गूगल प्ले पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। उसे ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो भी है आप उसका नाम डाल दीजिए। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको कितने ड्यूरेशन का कोर्स करना है, 1 महीने से लेकर 2 साल तक का। बहुत कम फीस है। जैसे 2 साल का देखें तो 8,400, बहुत कम है ये, जिसमें आपको कंप्लीट पैक मिल रहा है। मतलब है कि क्लासेस भी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में, टेस्ट सीरीज, सभी कुछ है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का भी डिस्काउंट मिलता है अगर आप पेमेंट करते टाइम रेफरल कोड यूज करें। ये रेफरल कोड कहलाता है SZ10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब फाइनल अमाउंट जो आपको 2 साल की पे करनी है वो इतनी है, 7,560। ऐसे 1 साल का लेना हो तो उसमें कम हो जाएगा। सभी में जितना भी आप लें तो 10% सब में कम होगा। और ये जो कोड है, ये सारे एग्जाम्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें एडमिशन लेना, चाहे आईएएस में लेना, चाहे नेट में, किसी में भी लेना चाहें, सभी में आप ये SZ10 यूज करके 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसमें भी अगर आप उतना भी अभी पे नहीं करना चाह रहे, तो पर मंथ भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में करें तो ये 315 पर मंथ के हिसाब से है, जो बहुत कम है। ये आप कोड यूज कर सकते हैं। बस कोड याद रखिए, रेफरल कोड कहलाता है, इस तरह से लिखा आएगा रेफरल कोड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। आज इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, आज एक दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन एंड एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। लॉकडाउन के बारे में अब हम लोग इतना ज्यादा, कोरोना वायरस के बारे में इतना ज्यादा सुन रहे हैं कि सुन सुन के भी पक गए। कि इतनी ज्यादा दिन भर न्यूज आती है, सोशल मीडिया पे जाओ तो उसमें हर जगह लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन भी होता है लेकिन नॉलेज भी बढ़ती है। ये अच्छी चीज है कि अब आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि अब जब एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम आप देंगे, उसमें कोरोना वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जीएस के लिए। तो उससे रिलेटेड बहुत सवाल आएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको न्यूज सुन सुन के याद भी हो गई होंगी, और कुछ लेकिन ज्यादातर ऐसी हैं कि न्यूज में उस तरह की चीजें कवर नहीं होती हैं। वो तो एग्जाम में जैसे सवाल आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, उन पे हम फोकस करेंगे। तो लॉकडाउन से रिलेटेड क्या आ सकते हैं सवाल? अब जैसे कब लॉकडाउन हुआ वो सब तो है ही, उसके अलावा और बारीकियों में जाएंगे कि लॉकडाउन में होता क्या है, कहाँ से ये आया कॉन्सेप्ट,
और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, जहां से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लें। लॉकडाउन। देखिए लॉकडाउन का मतलब क्या है, अब तक तो समझ ही गए हम लोग, उससे पढ़ा नहीं है, उसके बारे में जी रहे हैं लॉकडाउन को, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं, वो सब आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन लॉकडाउन है क्या? हम लोगों को बोला गया है कि अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, तालाबंदी हो गई है, घरों से बाहर ना निकलें। और निकले भी किस चीज में? सारी चीजें बंद हैं, दुकानें वुकानें, हर तरह का व्यापार बंद है, लेकिन कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो मानते हैं वो खुली हुई हैं, वो चालू हैं। एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं। अब एसेंशियल सर्विसेज में भी हम लोगों को अब तक पता चल ही चुका है कि क्या आता है। तो इसमें मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, सब्जी की दुकानें, सब्जी फल, किराना की, ये सारी चीजें, बैंक, एटीएम, ये सब चल रहे हैं। तो ये एसेंशियल सर्विसेज हैं। तो सब कुछ बंद हो गया, हम लोगों को घरों में रहना है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज चालू हैं। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो लॉकडाउन कहाँ से आया? देखिए स्टार्ट हुआ था एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 में आया था। वो चीज यहाँ पे भी अभी अप्लाई होती है, उसी को लागू अब किया जा रहा है। इतना पुराना है 1897 का, लेकिन लॉकडाउन जो आजकल चल रहा है उसमें भी वही सब लागू हो रहा है। अब वो होता कैसे है? लॉकडाउन कौन लगाता है? हम लोगों को पता है मोदी जी ने लगाया, जो कि लॉकडाउन बहुत ही जरूरी था। लॉकडाउन ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता, तो वो तो जरूरी स्टेप था, उसके बिना बढ़ाना भी जरूरी था। अब वो बात अलग है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही है, लेकिन कोई दूसरा हल भी नहीं है, करना जरूरी है, कोई विकल्प ही नहीं है इसका। तो मोदी जी ने लगाया, लेकिन जिला स्तर पे कौन लगा सकता है? देखिए जिला स्तर पे जिला अधिकारी भी इसको लगा सकते हैं लॉकडाउन, वो भी डिसीजन ले सकते हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मतलब कलेक्टर, जो डीएम हो शहर के, और चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये दोनों भी इसे लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मोदी जी ना करें। अब यहाँ पे लग रहा है किसी को, कलेक्टर को, कि नहीं यहाँ जरूरत है लॉकडाउन की, तो वो भी अपने लेवल पर कर सकता है, कलेक्टर भी और चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये दोनों कर सकते हैं। इस पे सवाल आ सकता है जिला लेवल पे कौन कर सकता है, तो ये दोनों कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो वही सारी चीजें, एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी, और बाकी चीजों बिल्कुल रुक जाएंगी, अंदर हम लोगों को बंद रहना पड़ेगा। अब क्या इसमें पुलिस हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? जैसे हम लोग न्यूज में भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई बाहर निकला, अब लोग बाहर निकल रहे हैं तो फिर उनके पता चलता है उनसे उठक बैठक करवा रहे हैं, या उनकी पिटाई कर दी पुलिस ने, डंडे मार रहे हैं। वो सब पुलिस को क्या अधिकार है? देखिए कुछ हद तक पुलिस ज्यादा भी करती है, कुछ जगह पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ जगह ये भी लगता है कि इतने की क्या जरूरत है, डंडा मारा तो इतनी जोर से मार रहे हैं। हाँ चलो मारना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, जब लोग नहीं मान रहे तो अब कुछ तो पुलिस को करना ही पड़ेगा। तो हल्के से मार दो, लेकिन पुलिस तो पूरा दम लगा के मार रही है, वो तो चीज खैर गलत है। लेकिन पुलिस भी अपना अच्छा काम भी कर रही है, बहुत मुश्किल में है, वो भी बात है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ऐसे हालात में इतने डर के साथ कि आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा हो भी रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस वाले भी। तो वो क्या अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडियन पीनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, उसके अंडर ये धारा है, सेक्शन है, जिनके अंडर, जिनके हिसाब से हम लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। 188 कौन सी धारा है? अब इन पे सवाल आता है। 188, 269 और 270, इनके तहत एक्शन लिया जा सकता है उन लोगों के खिलाफ जो इसके नियमों को तोड़ रहे हैं, जो हम लोगों से बोला गया है कि लॉकडाउन में आप अंदर रहिए, हम लोग ना करें वो, तो इनके तहत हम लोगों पे एक्शन लिया जा सकता है कि हम लोग दूसरे की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ये सब इंडियन पीनल कोड सेक्शन 188, 269 और 270, इनके अंडर एक्शन ले सकते हैं। अब ये सब एक्शन कैसे लिए जाते हैं, उसमें होता क्या है, इनका क्या डिफरेंस है, वो सब हम लोग आज ही के क्लास में करेंगे। तो ये तीन हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पीनल कोड, ये वाले तीन हो गए, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। न्यूज में भी कनिका कपूर का हुआ था। कनिका कपूर जो बाहर से आई थी, लखनऊ की जो हैं, बाहर से आई थी, और वो कोरोना था, उनको पार्टी वार्टी दे दी थी, तो नेता, बड़े लोग, ये सब उसमें उसकी चपेट में आ गए थे। तो वो था कि उन्होंने संक्रमित कर दिया होगा लोगों को। तो जब वो ठीक हुई, 6 टेस्ट जाके उनका हुआ, तब उसमें पता चला कि वो फाइनली नेगेटिव हुई, फिर उनके ऊपर केस, ये सब धाराएं लगाई गई। अब देखिए
पहले हम लोग समझ लें ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड है जो आजकल हो रहा है, वो कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ। महामारी कानून 1897 का। अब ये जो बिल था, एक्ट तो तब बनता है पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ पर, काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन कैलकाटा। कैलकाटा में ये हुआ था जो अब कोलकाता है। काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और सवाल इसमें क्या आ सकता है, एक तो कैलकाटा में हुआ, फिर दूसरी चीज कैलकाटा ही पहले केंद्र था, सारे जो शासन चलता था, ब्रिटिश राज्य जब था, कॉलोनियल रूल, तब इन्हीं के यहीं से होता था। कैलकाटा बिल्कुल उसका कैपिटल बना हुआ था। वाइसरॉय कौन थे, वाइसरॉय ये थे लॉर्ड एल्गिन द सेकेंड। इस पे सवाल आ सकता है कि वाइसरॉय उस टाइम जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 हुआ था उस टाइम वाइसरॉय कौन थे, तो वो ये थे लॉर्ड एल्गिन द सेकेंड। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि गवर्नर जनरल भी होते थे, पहले गवर्नर जनरल भी होते थे और साथ में ये वाइसरॉय भी। अब उनका क्या अंतर है इस पे भी, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस लेंगे, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड या इसको हिस्ट्री से भी आप जोड़ के देख सकते हैं, वो आज हो रही है। ऐसी हिस्ट्री की बाद में भी क्लास लेंगे कि वाइसरॉयज कौन कौन, वाइसरॉयज के ऊपर क्लास होगा, गवर्नर जनरल क्या होते थे उस पर क्लास होगा कि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर था, इन सब की क्लास लेंगे अलग से। लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना करिए, वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ही बस याद कर सकते हैं कि वाइसरॉय उस टाइम कौन थे, लॉर्ड एल्गिन। अब है ये फिर लागू कब हुआ, February 4, 1987, इस डेट पर ही लागू हुआ था एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। ये डेट थी इसकी जो कि जिसपे सवाल आ सकता है। उसका एम क्या था, क्यों लाए थे ये बिल क्यों पास हुआ था, जो एक्ट बन गया, कानून क्यों लाए। डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस को फैलाने से रोकना इसका एम था, लक्ष्य इसका था कि जो डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस हैं उनको फैलने से रोकें। एपिडेमिक क्या होता है वो भी इतना सुन रहे हैं, पता चल गया है अब कि महामारी होती है। अब एपिडेमिक एक वर्ड होता है और एक होता है पैंडेमिक, ये आप इंग्लिश से जोड़ के भी देख सकते हैं, वोकैबलरी में पूछा जाता है। देखिए एपिडेमिक हो गया महामारी, पैंडेमिक हो गया वैश्विक महामारी। एपिडेमिक थोड़ी छोटी चीज है, पैंडेमिक बड़ी चीज है। एपिडेमिक वो होता है जब एक कोई बीमारी जैसे पूरे कंट्री में फैल जाए तो एपिडेमिक है। अब एक से ज्यादा कंट्रीज में जैसे 3-4 में फैल जाए या पूरी दुनिया में फैल जाए, तो विश्व के स्तर पे फैले, तो वो पेंडेमिक होता है। जैसे कोरोना वायरस अब हर जगह ही फैल रहा है तो वो वैश्विक महामारी है। तो पेंडेमिक बड़ी चीज हुई। ये आया कहाँ से, पैन जो वर्ड है, पैन का मतलब होता है ऑल। ये हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसको रूट वर्ड्स कहा जाता है। पैन का मतलब है ऑल या सब, तो सब जगह जो बीमारी फैलने लगे, ऑल प्लेसेस में फैलने लगे, वो पेंडेमिक है। तो जो महामारी खतरनाक महामारियों को फैलने से रोकने के लिए ये एक्ट लाए थे, पूरे भारत में ये लागू हुआ पार्ट बी स्टेट्स को छोड़कर। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ये एक्ट आया था उस समय में 1897 में जो ये आया था वो पूरे देश में लागू होना था, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी थी जिनको छोड़ दिया गया था कि वो उसके अंतर्गत नहीं आती, ये था। अब ऐसा नहीं है, अब तो पूरे देश में लागू है, लेकिन उस टाइम की बात बता रहे हैं कि 1897 में ये लागू हुआ था और पार्ट बी स्टेट्स को छोड़ा गया था। अब पार्ट बी स्टेट्स कौन से हैं, देखिए पार्ट बी स्टेट्स भी क्यों कहा है, 4 तरह के पार्ट्स हैं। जब संविधान बना था तो उसमें स्टेट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, ये पॉलिटी में भी पढ़ाया जाता है। पार्ट ए बी सी और डी, स्टेट्स को और टेरिटरीज को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। और वो ये था कि जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की और टेरिटरीज की वो दिखाया गया था कि कितना, कौन सा स्टेट किस लिमिट तक है, कितनी उसकी सरहदें हैं, ये डिसाइड किया गया था। तो ये जो फैसला हुआ था उसको लेकर जो स्टेट्स थे अलग अलग, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। और डिटेल हम लोग अभी नहीं कर रहे, बस आप अभी के लिए याद रख सकते हैं कि पार्ट बी के स्टेट्स कौन से थे जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट से बच गए थे, जिनके ऊपर ये एपिडेमिक या महामारी कानून जो था वो लागू नहीं हो रहा था। वो ये थे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पीईपीएसयू, राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रवनकोर कोचिन। ये स्टेट्स थे जो पार्ट बी में आते हैं।
पार्ट बी में ये वाले कहलाते हैं, और पार्ट बी वाले जो स्टेट्स हैं उन पे एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट लागू उन पे नहीं हुआ था, बाकी पूरे देश में हुआ था। अब ये जो था ये लाया क्यों गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या हुआ था, कौन सी महामारी फैली थी उस टाइम पे। देखिए उस टाइम पे एक काली मौत जिसे कहते हैं, काली मौत कहते हैं या फिर ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ नाम की बीमारी फैली थी, या प्लेग, बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग फैला था। बुबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ या काली मौत, ये बीमारी फैली थी। और ये चाइना से ही माना जाता है कि चाइना से, ये हांगकांग वाले एरिया से शुरू हुई थी बीमारी, और इंडिया तक जब आई थी, ये कब हुई थी, 1896-97 के आसपास फैली थी। 1896 में शुरू हुई थी ये इंडिया में। तो बॉम्बे में, अब उस टाइम तो मुंबई का बॉम्बे नाम था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या उसके आसपास महाराष्ट्र के एरिया में बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से फैली थी। और ये बुबोनिक प्लेग फैलता कैसे था, चूहों से सुना होगा, लेकिन चूहों से भी कैसे होता है, जो चाइना से ही आया था, वो भी चाइना से था, सोचिए उस टाइम भी और अभी भी चाइना ही जिम्मेदार। फ्लीस से फैलता है, फ्लीस होते हैं पिस्सू, पिस्सू से ये बीमारी होती है। बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो किसी भी जानवर के, जैसे चूहे हैं, उसकी बॉडी पे जाके चिपक जाते हैं। अब चूहे की जो फ्लीस है ये बीमारी को कैरी करते थे, बीमारी इनमें थी, इन्फेक्शन इनमें था। अब ये चूहे की बॉडी से चिपक जाते थे। अब चूहे से चिपकते थे तो पिस्सू तो इतना छोटा है कि उसे इधर उधर जाने में भी समय लगे, लेकिन जब वो चूहे से चिपकता था तो चूहे तो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, हर जगह जाते हैं, यहाँ तक कि पानी के जहाजों पे भी के दूसरे देश भी पहुंच जाते हैं। उसी से बीमारी फैली। तो पिस्सू जो था वो चूहे पर चिपका, चूहा जो था वो इधर उधर दुनिया भर में घूमा, और वो उसने एक दूसरे से, एक चूहे से दूसरे में गया, चूहे से इंसान में आया, बहुत मौतें हुई, बिल्कुल काला शरीर पड़ जाता था, इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहते थे, बहुत खतरनाक था ये। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सोचिए उस टाइम पे, अब तो साइंस इतना, मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन उस टाइम पे फैला था तो कितनी मौतें हुई होंगी। तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो बॉम्बे में बहुत ज्यादा फैला, बहुत खतरनाक रूप ले लिया था। अब सरकार जो थी, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस टाइम पे, ये थे लॉर्ड एल्गिन। तो ये लोग शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, सरकारें जैसे शुरू में इतना समझती भी नहीं है कि इतना खतरनाक रूप है, कुछ उनका लापरवाही होती है। तो अब उन्होंने भी लापरवाही दिखाई, निकम्मापन दिखाया कि इतना वो उसको ठीक से लड़ नहीं पा रहे थे। और वो भी है कि मजबूर भी थे, जैसे आजकल भी अब सरकारें करना चाह रही हैं, स्टेप्स ले रही हैं अच्छी, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल दौर चल रहा है कि वो कुछ भी करें सरकार तो कमी तो रही जाएगी, परफेक्ट काम तो हो ही नहीं सकता ऐसे मामले में। तो वही तब हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी, तब जाके लोग भी बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे कि क्या हो रहा है, भारतीय लोग भी कर रहे थे, तब डिजीजेस, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट लाया गया। अब जब ये लाया गया तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसको बहुत जरा सा डिस्कशन हुआ, एक दिन उस पर चर्चा हुई और उसको पास कर दिया गया, बिल्कुल पास कर दिया, एक्ट बन गया। और इसमें थे, बहुत ही छोटा एक्ट था, सिर्फ इसमें 4 सेक्शंस थे, 4 सेक्शन केवल थे इसमें। और 4 सेक्शन भी क्या थे, पहले सेक्शन में इसका नाम था नेम एंड एक्सटेंट, ये था। एक्सटेंट का मतलब है कि ये कौन कौन सी जगहों पे लागू होगा, उसमें क्या लिखा था कि पूरे इंडिया में होगा। जो पहला पार्ट था, पहला सेक्शन था, उसमें लिखा था कि इसका एक्ट का नाम क्या है, वो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है 1897। और ये कहाँ कहाँ लागू होगा, पूरे भारत में, इनको छोड़कर, पार्ट बी स्टेट्स ये छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा, कुछ जगहों को छोड़ दिया था। सेकेंड पार्ट में क्या था, सेकेंड सेक्शन जो था इस एक्ट का, बहुत छोटा एक्ट था ये, सिर्फ 4 सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में था कि स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको पावर्स क्या होंगी वो बताया गया था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी, वो इसमें था सेकेंड सेक्शन में। तीसरे सेक्शन में क्या था, तीसरे सेक्शन में थी सजा, कि अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे, अगर आप नहीं मानते उसको, तो आपको पेनल्टी क्या मिलेगी, क्या सजा होगी, जेल होगी या फाइन होगा, ये सब दिया हुआ था। और लास्ट है, लास्ट में था कि जो इसके इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं, मतलब है जो इसको कार्यान्वित कर रहे हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको क्या सेफ्टी मिलेगी,
इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स मतलब सीधे सीधे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अगर आप उनकी बात ना माने, उन पे अटैक कर दें उल्टा, तो वो उनके बचाव में, वो अपने बचाव में वो क्या कर सकते हैं? तो कानून क्या कहता है? इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स जो इसके थे, अधिकारी लोग थे, उनकी सुरक्षा के में क्या होगा, क्या क्या उसके प्रावधान है, वो दिया हुआ था। 4 सेक्शन ये थे इसमें, तो 4 सेक्शन टोटल थे। अब फिर इसमें, और ये वाले इन जगहों पे लागू नहीं हुआ। तो अब ये जो आया था, जो ये सेकंड सेक्शन में दिया है कि स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं। देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर क्या होंगी, वो दिया हुआ था सेक्शन 2 में। और उनको इतनी ज्यादा पावर दे दी गई थी कि उसी को वो मिसयूज करने लगे, पावर को अब्यूज करने लगे वो। मतलब है कि लोगों से कह दिया गया था कि जो स्थानीय जो प्रशासन है, उनको इतनी पावर दी गई थी कि आप किसी भी तरह, आपको रोकना है तो आप अपने नियम, अपने जो आपका एरिया है उसमें आप अपने नियम बनाइए, किसी भी तरह लागू करिए, किसी की भी चेकिंग करिए, निरीक्षण करिए, इंस्पेक्शन करिए, कुछ भी करिए, बस आपको रोकना है किसी तरह। अब जब इतनी पावर दे दी कि आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें करिए, तो लोगों ने बहुत उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रशासन ने। एक तो अब भी देखिए, अगर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए कि तुम किसी के घर में भी घुस के चेक कर लो, पहले यही था, आप किसी के भी घर में घुस के, जिसपे शक हो, आप घर में घुस के चेकिंग करवा सकते हैं, सबको बाहर निकाल के आप कहीं पे डिटेंशन एरिया में ले जाइए, कहीं अस्पताल में उनको डाल दीजिए, सेपरेट उन्हें कर दीजिए, लोगों से अलग रख दीजिए उन्हें, या उनके घर को गिरा तक दीजिए। सोचिए, यहाँ तक था, घर को ध्वस्त कर दिया, घर को, बिल्डिंग को, जो इमारत है, पूरी पूरी इमारत को गिरा सकते थे अगर उनको ये लगे कि यहाँ पे इन्फेक्शन था, यहाँ पे कोई मरीज था, तो उसको बिल्कुल बिल्डिंग ही बर्बाद कर दी। कुछ भी कर सकते हैं, आग लगा दीजिए वहां पे, सैनिटाइज करिए, अगर इतना बड़ा स्टेप नहीं ले रहे, कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की चेकिंग करवा लीजिए। या फिर कोई भी जो यात्री आ रहे हैं रेलवे से, मतलब ट्रेन से यात्री आ रहे हैं, शिप से आ रहे हैं, किसी पे भी आप कोई भी किसी भी तरह की चेकिंग आप कर सकते थे, जो करना चाहे करिए, किसी तरह बस रोकिए से। ये जब होने लगा तो बहुत गलत काम भी होने लगे, तो बूढ़े लोगों के साथ, स्पेशली औरतों के साथ भी बहुत ज्यादा गलत लोग करने लगे, जो प्रशासन था। तो उसको अब इतना ज्यादा जब किया, तो जैसे आजकल है, कुछ तो ये भी था, जैसे आजकल भी हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि पुलिस कहीं गई, या फिर जो स्वास्थ्य जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो गए और उन पे लोगों ने अटैक कर दिया, पत्थर बरसा दिए, उनको घायल कर दिया, जो बहुत ही शर्मनाक चीज है। और वो जहालत में होता है ज्यादातर, कि लोगों को पता ही नहीं कोरोना वायरस के क्या है, हम लोगों की जरूरी, ये लोग सही काम कर रहे हैं, पुलिस आ रही तो हमारे, हम ही को बचाने के लिए आ रही है, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, वो हमारे लिए आ रहे हैं, तो लोग उन पे अटैक कर देते हैं उल्टा, जहालत में। वो चीज उस टाइम पे भी बहुत हो रही थी। अब सोचिए, जब हम लोग अभी ये कर रहे हैं, अभी हम लोगों को ये बात नहीं समझ में आ पा रही है, हम लोग उल्टा उन्हीं पे अटैक कर रहे हैं जो जान बचाने वाले हैं, तो उस टाइम पे कितना होगा। आजकल तो हम लोग टीवी भी देख सकते हैं, टीवी पे न्यूज सुन सकते हैं, सोशल मीडिया भी है, हर तरह की जानकारी है हमारे पास, फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी बहुत हो रहा था ऐसा। कुछ हद तक जो हम लोगों के नागरिक थे, इंडियंस थे, वो भी गलत कर रहे थे, लेकिन बाहर जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग भी बहुत गलत कर रहे थे। कुछ हद तक वो ठीक भी थे, सैनिटाइज कर रहे हैं, कहीं भी मरीज लग रहा है तो फिर उसको अलग कर दिया, उसके परिवार से अलग कर दिया। अब परिवार वाले तो ये समझते नहीं थे कि इसको क्यों अलग कर रहे हैं, तो वो भड़क जाते थे, तो बहुत ऐसे दंगे तक हो गए, उस टाइम पे दंगे भी हो गए, लोग उन पे, पुलिस वालों पे अटैक कर देते थे, आर्मी की भी मदद ली गई उस टाइम पे, ये सब हुआ। और शुरू में जब ये एक्ट आया था, तब बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस टाइम के और समाज सेवी थे, उन्होंने इस बात की तारीफ की थी कि चलो, देर सवेर ब्रिटिशर्स ने कुछ किया, तो अभी तक तो सोए हुए थे, अब जागे तो इन्होंने कुछ तो स्टेप लिया, अब होगा। उसमें से एक लोकमान्य तिलक भी थे, बाल गंगाधर तिलक, ये भी थे। इन्होंने पहले ये ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। फिर जब सरकार ये एक्ट लाया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देर से आए, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, उन्होंने किया कुछ। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि ये हो क्या रहा है, ये तो उसके नाम पे ये और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बीमारी ने जितना परेशान नहीं किया, उससे ज्यादा तो पुलिस वाले ही करने लगे, तब उन्होंने भी बहुत विरोध शुरू कर दिया, मराठी न्यूज़पेपर में वो लिखने लगे बहुत ज्यादा। और सोचिए, इतना ज्यादा हुआ,
इतना ज्यादा गलत ये लोग ब्रिटिशर्स करने लगे थे बहुत जगह। कुछ जगह सही भी काम कर रहे थे, बहुत जगह सही भी कर रहे थे, लेकिन कुछ जगह उसका गलत यूज भी हो रहा था। तो इतना ज्यादा हुआ कि एक स्पेशल प्लेग कमेटी बनाई गई थी। स्पेशल प्लेग कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे WC रैंड, ये थे। इनका खून कर दिया था चापेकर ब्रदर्स ने। चापेकर ब्रदर्स, तो ये भाई थे चापेकर नाम के, इन्होंने खून कर दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनको लग रहा था कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे देशवासियों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बीमारी के नाम पर, महामारी को रोकने के नाम पर बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो इनका मर्डर कर दिया था। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा उस टाइम पे बुरे हालात होंगे। एक तरफ बीमारी फैल रही है, दूसरी तरफ वो ब्रिटिशर्स भी अपना वो कर रहे हैं, इतना क्रूरता दिखा रहे हैं। ये सब हुआ। लोकमान्य तिलक ने बहुत कुछ लिखा, और ये जो मर्डर हुआ था, खून जो इनका WC रैंड का हुआ था, ये पुणे में हुआ था। तो यहाँ पर इनका मर्डर हुआ। और ये सब ये था उसमें कि 4 सेक्शन हैं, तो ये सब बता दिया कि क्या क्या एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में था, और बहुत उनको आज़ादी दे दी गई थी। अभी तक एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ही लागू हो रहा है आजकल के लॉकडाउन में भी, लेकिन उसमें बदलाव भी है। और साथ में हाँ, एक चीज बताई यहाँ पर, ये जो सजा है, थर्ड वाला जो सेक्शन है, 4 सेक्शन टोटल थे, अभी जो सजा वाला पार्ट दिया है कि सजा मिलेगी, वो सजा भी क्या मिलेगी, तीसरे सेक्शन में है, वो मिलेगी आईपीसी 188 के तहत होगी, इसके अंडर सजा मिलेगी आईपीसी 188। उसमें जो ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है, उसमें आईपीसी सेक्शन धारा 188, सेक्शन 188, इसके तहत सजा मिलेगी। अब ये है क्या, जो ये आजकल लॉकडाउन है, इसमें 3 तरह से सजा मिल सकती है। जो भी स्टार्टिंग में किया, देखिए यहाँ क्या लिखा था, ये कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं, जो कि कनिका कपूर पे भी लगाई गई, 188, 269 और 270। और एक और है जो यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन एक वजह है कि क्यों नहीं लिखी, बाद में उसे डिस्कस करेंगे, 271 भी है। तो 188, 269 और 270 में क्या क्या है, अब वो देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 188, अब इसको समझें क्या है। तो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 188, अब इसमें है क्या, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर, यहाँ पे ऊपर लिखा है डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ये है इस सेक्शन में। अब ये है क्या, हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका। डिसोबीडियंस का मतलब है किसी का ऑर्डर आप नहीं मान रहे, कोई अधिनियम है, कोई नियम है, कानून है, और उसको आप नहीं मान रहे। पब्लिक सर्वेंट में सीधे इसको समझ सकते हैं, 188 में क्या दिया है, कानून की सरकार कुछ कह रही है, या सरकार ने नियम बनाया है, या किसी पब्लिक सर्वेंट ने, मतलब किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई नियम बनाया है, जिसके पास पावर है बनाने की, उसने कोई नियम बनाया और उस नियम को आप नहीं मान रहे, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है सेक्शन 188 के अंडर। अब 188 में क्या है, आईपीसी की धारा 188 के तहत 2 प्रावधान है। 2 प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है प्रोविजन, 2 प्रोविजंस हैं। अब 2 प्रोविजन कौन से हैं, पहला है, सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन या कानून व्यवस्था में लगे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। अब अगर आप ये काम करते हैं, सरकार ने कोई ऑर्डर दिया, कोई लॉ बनाया सरकार ने, या फिर सरकारी अधिकारी ने कुछ कानून बनाया, लेकिन मतलब वो ऑफिशियली कुछ आपसे कह रहा है करने के लिए, वो उस चीज का आप पालन नहीं कर रहे, उसको आप वायोलेट कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ लॉ, वायोलेट करना, उल्लंघन करना। ब्रीच कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे, ब्रीच करें, फॉलो ना करें उसे, तो उसको, उसमें फिर 188 का जो पहला पार्ट है उसके तहत सजा मिलेगी। या और क्या करें, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, या कानून व्यवस्था में लगे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, जो अधिकारी है, जो प्रशासन का कोई भी आदमी है, उस व्यक्ति को आप किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं उसे, तो आप 188 के अंडर आप पे एक्शन लिया जा सकता है। और पनिशमेंट क्या होगी, सजा क्या होगा, या तो 1 साल की सजा, 1 साल की जेल हो नहीं, 1 महीने की, 1 मंथ की जेल हो सकती है, या फिर 200 रुपए का फाइन।
1 मंथ की जेल या 200 रुपए का फाइन या दोनों, मतलब 1 मंथ प्लस 200 रुपीज, ये हो सकता है। तो बस इतना भी हो सकता है कि 1 महीने की सजा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा हो सकती है, 200 रुपए की का फाइन पड़ सकता है, या दोनों चीजें, फाइन भी दो और जेल भी जाओ। तो ये है, मतलब कब है ये, अगर आपने किसी जो सरकार ने जैसे बनाया कि आपको ये लॉकडाउन में रहना है, अगर आप बाहर निकल गए तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब कई बार नहीं लेते, पुलिस ही करती है कि वो एक आध डंडे मार के या फिर उनसे उठक बैठक करवा के उनको वापस कर दिया कि जाओ, फिर डांट के भगा दिया, ये सब होता है। कुछ जगह ये भी देखने को मिला था कि पुलिस उल्टा आरती उतार रही है, मतलब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, उल्टा हम आरती तुम्हारी उतार रहे हैं उसको शर्मिंदा करने के लिए। वो तो पुलिस के हाथ में कुछ भी करे, लेकिन अगर लीगल एक्शन कुछ लेना चाहे तो इतना है, 1 महीने का या 200 रुपए का फाइन या दोनों चीजें ले लो। अब दूसरा प्रावधान क्या है, दूसरा प्रोविजन है, सरकार, अब यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा, सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा। ये ज्यादा सीरियस चीज हो गई। एक तो है बस आप लॉकडाउन था, आप निकल गए, मास्क नहीं लगाया तो गलत है। जब आपसे बोला गया है, इसमें लॉकडाउन में इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हम लोगों को मास्क लगा के निकलना है, तो अब नहीं करेंगे वो, तो ये सजा हो सकती है, 200 रुपए का फाइन लग जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसे ही निकल गए और उसमें मानव जीवन को, स्वास्थ्य को या सुरक्षा को खतरा हो जाए, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं कि वो खतरा भी दूसरे को हो रहा है, सुरक्षा को खतरा हुआ जा रहा है, तब वो ज्यादा सीरियस मैटर हो गया। तो उसमें सजा क्या हो सकती है, 6 महीने की सजा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाए 6 महीने की, या 1,000 का फाइन हो जाए, या फिर दोनों चीजें। यहाँ पे भी दोनों का भी ऑप्शन है, 6 महीने की सजा या 1,000 रुपए का फाइन, या फिर वो 1,000 भी ले लें और जेल भी भेज दें 6 महीने तक के लिए। तो ये है सेक्शन 188 में इतना दिया गया है। नेक्स्ट करें हम, 188 क्लियर है, अगले पे चलें। अच्छा, आप लोगों को फिर बता दें, ऐसी करंट अफेयर्स की और हिस्ट्री की क्लास होगी, और इंग्लिश की तो चलती ही रहेगी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे आपको मिलेगी, और अन अकेडमी के ऐप पे मिलेगी। स्टार्टिंग में बताया, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप क्लासेस देख सकते हैं फ्री में, बस फोन नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करा लीजिए, फिर फ्री क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की देखिए। और जल्दी ही उस पे भी और यहाँ पे भी हिस्ट्री की भी क्लास आने जा रही है, जैसे अभी बताया वॉइस रॉय का और गवर्नर जनरल का अंतर क्या है। अच्छा, अभी कुछ याद होता जा रहा है, जो ये जो एपिडेमिक्स डिजीजेस एक्ट आया 1897 में, उसमें कौन थे वॉइस रॉय, लॉर्ड एल्गिन द सेकेंड, ये थे। ये नाम याद रखिए, कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था ये, डेट क्या थी, February 4। अच्छा, लॉकडाउन में एक चीज और है, एक चीज रह गई बताने से, क्या होता है लॉकडाउन में, नियम क्या है कि या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, साथ में नहीं रह सकते, 5 या 5 से ज्यादा। तो ये भी इसका नंबर है, इस पे भी सवाल आ सकता है, 5 या मोर देन 5, 5 या 5 से ज्यादा अगर इकट्ठे हैं तो फिर मतलब आप लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, तो वहां पे वो आप दंडित हो सकते हैं, सजा मिल सकती है। पार्ट और ये आ सकता है कि ये जो महामारी कानून था, ये कौन से इंडिया, पूरे इंडिया में से कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिन पे लागू नहीं हुआ था उस समय में। तो पार्ट बी स्टेट्स, और पार्ट बी स्टेट से याद कर लीजिए कौन कौन से स्टेट्स हैं। अच्छा, वैसे ही जो लॉर्ड एल्गिन है, ये इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने कोई बहुत काम नहीं किया था, बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में थे ये, इन्होंने इन्हीं के अंडर आया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा फैला था, चाइना से आया था। और इनके बाद वाले जो वॉइस रॉय थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे अलग से हम लोग एक क्लास कर लेंगे, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था, बंग भंग जिसे कहते हैं, बंगाल का विभाजन करवाया था, वो कौन थे, याद है नाम, लॉर्ड कर्जन, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो इन्हीं के जस्ट बाद आए थे। तो इन पे अलग से आएगा वॉइस रॉय और वॉइस रॉय और जो गवर्नर जनरल, इनका अंतर क्या है, और कौन से सारे वॉइस रॉय, सारे गवर्नर जनरल के हम लोग उनके अंडर में क्या क्या हुआ था वो सब करेंगे। अगला कर लें आप, सेक्शन 269। अब लॉकडाउन का अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं उसके नियमों का, तो फिर आपको सेक्शन 269 के अंडर भी बुक किया जा सकता है, इसके तहत भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब समझिए क्या है ये, किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम। बीमारी, अब इसमें क्या है कि आपके
गैर जिम्मेदाराना काम की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से कोई बीमारी फैल सकती है, वो सेक्शन 269 आता है, धारा 269, ये इसके अंडर सजा मिलती है। ये इंग्लिश में कहेंगे नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। लाइकली का मतलब है पॉसिबल है, ये संभव है। नेग्लिजेंट का मतलब वो गैर जिम्मेदाराना या लापरवाह, केयरलेस। तो केयरलेस आपने काम कुछ किया, लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से चांस हो गया कि कोई ऐसी बीमारी फैल सकती है जो जान के लिए खतरा हो। अब इसमें सजा क्या होती है? 6 महीने की सजा है या फाइन है, या फिर दोनों चीजें हैं। 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फाइन भरना पड़ जाए, या ये भी है कि 6 महीने भी जेल में रहो और फाइन भी दो। तो सेक्शन 269 इसके अंडर आता है, तो इसके अंडर भी सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 270। अब इसमें क्या है? 270, धारा 270 में है, किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए जानबूझकर किया गया काम। जानलेवा बीमारी फैलाने के लिए आप जानबूझकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, जानबूझकर अगर करें तो वो 270, सेक्शन 270 के अंडर आता है। मैं और या इंग्लिश में कह सकते हैं मेलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। मेलिग्नेंट का मतलब हो गया कि आप जानबूझकर ये काम कर रहे हैं, तो जानबूझकर आपने किया जिसकी वजह से खतरा हो गया जान को, और ये ज्यादा सीरियस है। कुछ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ज्यादा सीरियस है, इसलिए इसमें कि जानबूझ के कर रहे हैं। वो तो था लापरवाही की वजह से 269, ये जानबूझ कर है, इसीलिए इसमें सजा है 2 साल की, या फिर फाइन दो, या दोनों चीजें। और मेलिग्नेंट का मतलब वही हो गया कि आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और जानबूझ के है तो इससे जान को खतरा हो गया। तो ये सेक्शन 270 2 साल का। और पिछले में देखिए क्या था, 6 मंथ्स का। इस पे सवाल आ सकता है कौन कौन से सेक्शंस हैं, 188, 269, 270, किसमें कितने साल तक की सजा हो सकती है, ये सब आपको याद करना होगा। ये ऐसे ही सवाल आते हैं इस पे। चलिए अब अगला करें। सेक्शन तो देख लिए कौन सी धारा के तहत सजा मिल सकती है। अब एक और चीज देख लें जिसमें लोग गलती वैसे भी बहुत करते हैं, क्वारंटीन, आइसोलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वारंटीन शुरू में लोगों को वर्ड भी मुश्किल लग रहा था, कि बोलने में भी तो मुश्किल है, कि अजीब सा वर्ड है, पहली बार सुना। लेकिन जबकि अगर आप मूवीज देखें, जैसे इंग्लिश की भी मूवी देखें, तो ये बहुत अच्छी मूवी आई थी क्वारंटीन। कभी समय मिल जाए मूवी तो देखिएगा, क्वारंटीन बड़ी अच्छी मूवी थी। ऐसी महामारी फैल रही है, देखने वाली है वो, एरोप्लेन से वो भी फैलती है, तो उसका नाम भी यही था, क्वारंटीन। और क्वारंटीन क्या है? क्वारंटीन एक इटालियन वर्ड से आया है। क्वारंटीन कहाँ से आया है? इटालियन शब्द है, इटालियन भाषा का है। क्वारंता जियोर्नी, दो शब्दों से आया है, एक है क्वारंता जियोर्नी और दूसरा है क्वारंटीना। क्वारंटीना से भी कह सकते हैं, एक इटालियन शब्द है, इटालियन भाषा का, क्वारंटीना, और एक इटालियन शब्द है क्वारंता जियोर्नी। इन दोनों का मतलब होता है 40 दिन, 40 डेज, 40 दिन इसका मतलब है, वहां से यह है। अब ये अंतर क्या है और क्वारंटीन बना कहाँ से? देखिए, बिल्कुल क्वारंटीन जब स्टार्ट हुआ था ये 14th सेंचुरी में हुआ था, 14वीं सदी में ये क्वारंटीन सबसे पहले यूज हुआ था, अप्लाई हुआ था। उस टाइम ये था, महामारी दुनिया भर में फैल रही थी। अब महामारी जो फैल रही थी तो बहुत ज्यादा होता था ये, कि जहाज, जो पानी के जहाज होते थे उससे मरीज आ जाते थे, दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों पे फैलाते थे, तो बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, बहुत लोग मर रहे थे। तो वो भी बुबोनिक प्लेग था, उस टाइम पे भी वही फैला था, प्लेग फैला था, या जो काली मौत जिसे कहते हैं, वो जब फैला था। तो अब उसको रोकने के लिए अब व्यापार तो कहाँ तक बंद किया जाए, जैसे अब भी है कि अब हम लोगों को धीरे धीरे, लॉकडाउन तो है लेकिन धीरे धीरे छूट मिल रही है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था भी, आर्थिक जो हालात है वो भी तो देखने हैं, इकोनॉमी भी तो बैठी जा रही है, तो उसी की वजह से व्यापार चल रहा था। जो उस टाइम ट्रेड होता था, एक शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो जहाज आते थे सामान लेकर, उनको आना ही पड़ रहा था। तो जो वेनिस है, इटली में जो वेनिस है, वहां पे ये किया गया, क्योंकि दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से लोग वहां पे आते थे, वहां पे जो उनके सी पोर्ट थे,
कि बंदरगाह पे, सी पोर्ट जिसे कहते हैं, सी पोर्ट पे, बंदरगाह पे जहाज आके रुकते थे। अब उसमें मरीज होते थे, मरीज जब सामान उतारते थे, खुद वहां पे उतरते थे शहर में, तो उनसे दूसरों को लगती थी बीमारी, फिर उस शहर में भी फैल जाती थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, क्वारंटीन लाया गया। क्वारंटीन का मतलब ये था कि जब तुम आ रहे हो अपने देश से, तो तुम बाहर नहीं उतरोगे, शिप पर ही रहो, पानी के जहाज पर ही रहो, और 40 दिन तक उसी पे तुम्हें रहना है। 40 दिन तक वहीं पे रहो, और जब 40 दिन पूरे हो जाएं तब तुम बाहर निकलो, तब बाहर निकल सकते हो। वो क्वारंटीन होता था। 40 दिन का जो टाइम था उसे क्वारंटीन कहते थे। 40 दिन वहां पे बिना उतरे आपको बिताने होंगे शिप पर। बाद में उतरिए, जिससे हम कंफर्म हो जाएं कि आपको बीमारी नहीं है, आप फैलाएं ना दूसरे को। तो 40 दिन का जो पीरियड था, जो वेनिस से 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, वो क्वारंटीन था। क्वारंटा जियोर्नी, ये इस पे भी आ सकता है किस भाषा से आया क्वारंटीन वर्ड। क्वारंटीना ये भी है, जिसका मतलब है 40 दिन। और आइसोलेशन क्या है, ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा इंसुलेटस से आया है। लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है इंसुलेटस, जिसका मतलब है द्वीप पे परिवर्तित, द्वीप में परिवर्तित किया हुआ, या फिर मेड इनटू एन आइलैंड। आइलैंड कैसा होता है, जो द्वीप होता है कि बीच में जैसे कोई द्वीप है और इधर उधर पानी है। अब दूसरी जगह से पानी से, जैसे एक एरिया यहाँ पर है, कोई एरिया यहाँ पे है, ये पेड़ है, अब उस एरिया से ये कटा रहता है क्योंकि बीच में पानी आ गया। तो द्वीप जो है पानी के बीचों बीच है, और बीच में पानी आ रहा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उसको आपने अलग थलग कर दिया। तो ये जो है, मान लें कि यहाँ पे वो बीमारी है, यहाँ पे कोई बीमारी है, कोरोना वायरस यहाँ पर है, और इस जगह से आपने दूरी कर दी, तो आइलैंड जैसा बना दिया। वहीं से ये इडियम आ गया कि द्वीप में किसी को बदल देना, किसी को आइसोलेशन में रख रहे हैं, मतलब आप उस इंसान तक पहुंच नहीं पा रहे, उसको आपने अलग थलग कर दिया, द्वीप में आपने उसको चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो वो इंसुलेटस से आया, जो लैटिन भाषा का है आइसोलेशन। अब क्या क्वारंटीन और आइसोलेशन एक ही है? क्या ये एक ही शब्द है? इस वर्ड को हम लोग गलत यूज करते हैं। कुछ अंतर है दोनों में। क्वारंटीन में भेजा गया है या आइसोलेशन में भेजा गया है। अगर किसी को आइसोलेशन में भेजा जा रहा है तो वो थोड़ी ज्यादा सीरियस बात होगी। क्वारंटीन इतनी सीरियस बात नहीं है। देखिए, आइसोलेशन में ये होता है, कोई मरीज है, अब किसी को कोरोना वायरस हो गया, तो उसको जब पता चल गया, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब उसको दूसरे लोगों को उससे बचाना है कि परिवार के या दूसरे आसपास के लोगों को भी कोरोना ना हो जाए। तो उस मरीज को जब अलग रखा जाए कि दूसरे लोग उसकी वजह से बीमार ना पड़ जाएं, तो उसको आइसोलेशन कहा जाता है। मरीज को अलग थलग रख देना, जिससे और लोगों तक वो बीमारी ना पहुंच जाए, दूसरे लोग उसके संपर्क में आके वो भी संक्रमित ना हो जाएं। क्वारंटीन क्या चीज है? क्वारंटीन मरीज का नहीं होता, उसका होता है जिसका शक है कि इसको बीमारी हो सकती है। जैसे आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए जिसको कोरोना था, या आपको लग रहा है कि आप उसके संपर्क में आए होंगे, अगर आपको शक है कि आप मरीज के संपर्क में आए हैं और आपको भी हो सकता है, तो आप मरीज अभी तक नहीं है, पॉजिटिव नहीं आया ना आपके, ये भी हो सकता है कि आपके सिम्टम्स कुछ नहीं दिखाई दे रहे, कोई संकेत नहीं है, कोई खांसी वांसी आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसे, आपको लग रहा है कि आप ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जो बीमार था, तब आप अपने को अलग थलग रख लें, तो वो क्वारंटीन है। मतलब दूसरे लोग अलग थलग रख दें या बस अलग हो जाएं, लोगों से आप दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए क्योंकि आपको शक है कि आपको भी हो सकता है, तो वो क्वारंटीन हुआ। और अगर कोई मरीज ही है, किसी को कोरोना हो चुका है, कोई भी बीमारी हो चुकी है, तब उसको अलग थलग रखा जाए, तो वो आइसोलेशन है। तो ये अंतर दोनों का है, क्वारंटीन और आइसोलेशन। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि वो क्वारंटीन और आइसोलेशन कब किसके लिए किया जाता है, मतलब मरीज का किया जाएगा या संदिग्ध का किया जाएगा। तो ये जो क्वारंटीन है ये संदिग्ध का करेंगे, और आइसोलेशन मरीज का करेंगे। अच्छा, अब एक बोला था कि सेक्शन देखिए क्या क्या थे इसमें। सेक्शन 188, सेक्शन 269 और सेक्शन 270, ये 3 धाराएं थी इंडियन पीनल कोड की या भारतीय दंड संहिता की। अब इसके अलावा बोला था कि एक और सेक्शन के तहत सजा हो सकती है, और वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब वही कर रहे हैं डिस्कस कि कौन सा सेक्शन बच गया अभी। देखिए, ये वाला है। अगर आप क्वारंटीन, किसी को क्वारंटीन में रखा जाए और वो उससे भाग जाए,
रखा गया क्वारंटीन में, उसको अलग से रखा गया, लेकिन वो उससे भाग गया और कोई ऐसा काम नहीं किया, लॉकडाउन वाला नहीं, क्वारंटीन में रखा और वो भाग गया, तो उसको सेक्शन 271 के तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा। सेक्शन 271, रखा था क्वारंटीन में लेकिन भाग गए, उसका पालन ही नहीं किया, तो सेक्शन 271 ये है। तो बस यही लास्ट एक बचा था। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, और कोरोना से रिलेटेड या और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्लासेस और भी मिलेंगे अन अकेडमी पे भी, और यहाँ पे भी थोड़े मिलेंगे। अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस आप कर सकते हैं। हिस्ट्री की भी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने जा रही हैं, और आपको कुछ चीज़ों का बस इसमें ध्यान रखना है। थोड़े बहुत इस पे सवाल आ सकते हैं, कितने साल कितने महीने की सज़ा होती है, कौन सा सबसे सीरियस हुआ। अच्छा हाँ, ये जो है एक चीज़ इसमें बताना भूल गए, ये जो 271 है इसमें हो सकता है 6 मंथ्स तक की सज़ा, 6 महीने तक की सजा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। 6 महीने की सजा, फाइन दो, या फिर दोनों दो, ये हो सकता है। तो 271 मतलब जेल भी जाओ और फाइन भी दो, 271। और सबसे ज्यादा इसमें सीरियस कौन सा हुआ, देखिए सजा 2 साल की कब थी, ये है जानबूझकर अगर आप बीमारी फैला रहे हैं तब वो 2 इयर्स की हुई। और ये जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है इसमें ये है कि बस वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा कोई दूसरे को आपने संक्रमित कर ही दिया, अगर खतरा भी है कि आप ऐसे कुछ बाहर निकल आए, लॉकडाउन को का पालन नहीं किया, तब भी आप पे एक्शन हो सकता है। तो ये ना सोचिए कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप कहीं पे भी निकल जाएं, पुलिस का डंडा तो पड़ेगा ही, और ये भी है कानून का भी पड़ेगा। तो ये चीजें थी, इसमें जो सवाल आ सकते हैं कि जो चापेकर ब्रदर्स हैं उन्होंने किसको मारा, और वो भी आ सकता है कब ये हुआ, जो डेट दी हुई थी, कौन से प्रावधान क्या है, जैसे 188 में 2 प्रावधान है, कितने कितने का फाइन, कितने की सजा, ये हो सकती है। वाइसरॉय कौन थे, कहाँ पे हुआ, कैलकाटा में हुआ, डेट क्या थी, कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं, कौन से नहीं आते, पार्ट बी स्टेट्स को छोड़कर पूरे में है, 1897 इसकी डेट है, कौन सी बीमारी फैली थी। अब डिजीजेस बुबोनिक प्लेग जैसे महामारी अलग अलग बहुत सारी फैली बीच बीच में, तो उन पे तो सवाल आएंगे ही, वो कभी बाद की क्लास में कर सकते हैं। लोकमान्य तिलक उस टाइम पे बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत ज्यादा वो सरकार के अगेंस्ट लिख रहे थे। ऐसी क्लासेस और भी होती रहेंगी, इंग्लिश की भी, हिस्ट्री, करंट अफेयर सबकी होंगी। और अगर क्लास यूजफुल लगा हो तो आप लाइक और शेयर करिएगा। और अगर कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहे कंप्लीट कोर्स करने के लिए, मतलब क्लासेस भी मिले, स्टडी मटेरियल भी, टेस्ट सीरीज भी, तो उसके लिए आप पेमेंट करते टाइम ये रेफरल कोड यूज कर दीजिएगा SZ10, तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% की छूट मिल जाएगी। इसको कोड को याद रखिएगा, नहीं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कर दिया करिए, वो भी पढ़ें, सारे वीडियोस देखें। अब घर बैठ के हम लोगों को पढ़ना है, लॉकडाउन भी खिंच गया है, आगे पता नहीं क्या हो, लॉकडाउन खुल भी जाए तो हम लोगों को ही डर लगेगा बाहर निकलने में। और देखिए ऑफलाइन क्लासेस अगर आपने कहीं ज्वाइन कर रखी हैं तो वहां पे भी आपको जाने में लगे कि कब तक ऐसे हालात हो पाते हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग थोड़ा सा ढीले पड़ जाएं उसमें, वो तो अभी इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। देखिए जैसा होता है, उम्मीद है, बस हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, प्रे करें कि सब सही हो जाए जल्दी ही, और एटलीस्ट ये बीमारी इतना खतरनाक रूप तो ना लिए हो कि डेथ हो, बीमार हो लेकिन ठीक भी हो जाए लोग। तो बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और ऐसी रोज क्लासेस होंगी 9:15 पे भी। तो 9:15 पे यूट्यूब को आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, और कल भी क्लास होगी 9:15 रात में। और अन अकेडमी पे फ्री क्लास जो है वो होगी 9:30 पे सुबह, 9:30 AM। और अगर कोई ऐसे हैं जो पेड बैच आपने ज्वाइन कर रखा हो, तो चैप्टर वाइज उसमें स्टार्ट होने जा रहा है 6 मई से। अन अकेडमी का जो प्लस वाला कोर्स है, पेड वाला जो है, 6 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइम ये है 5:15 PM, 5:15 PM है कि आपको इस टाइम आपको 1 घंटे की क्लास होती है, वो आप कर सकते हैं। और कैटेगरी क्या है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि आपका नाम ही उसमें नहीं मिलता है, अन अकेडमी पे बहुत लोगों ने बोला, तो आप ये लिख लीजिए आपको कैसे सर्च करना है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और UPPSC कैटेगरी, UPPSC एंड UP SSSC, ये UP SSSC ये कैटेगरी का नाम डालिएगा, और उस कैटेगरी में नाम सर्च करिएगा शीना नौरीन, इतना नाम डालिएगा।
बस शीना नौरीन, वैसे तो नाम पूरा शीना नौरीन जैदी है, लेकिन वहां पे जैदी नहीं लगा, शीना नौरीन डालिएगा, वहां पे आपको क्लास मिल जाना चाहिए। और उसमें भी स्पेशल क्लास नाम से फ्री वाली होती है, फ्री जो क्लासेस होती हैं स्पेशल नाम से, उसमें आप सी ऑल पे क्लिक करिएगा, तब आपको दिखेगा नेक्स्ट क्लास, आपको सी ऑल करके दिखेगा। तो कल क्लास होगी अन अकेडमी पे, और 9:30 बजे सुबह इंग्लिश की क्लास है कल। कल इंग्लिश की है, बाद में और भी करंट अफेयर्स और हिस्ट्री भी होंगी, तो वो सब करेंगे। जैसे आज भी टॉपिक बताया लॉर्ड कर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, वहां पे आपको अन अकेडमी पे मिलेगा। और यहाँ पे भी क्लास होगी हिस्ट्री की, तो उसको करते रहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, वाइस राय, और इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की वॉर थी, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।